और हम की परिभाषा अगर करेंगे तो हाँ से हिंदू माँ से मुसलमान है। आतंकवादी होने के नाते कई साल इनके सलाखों के पीछे बीते क्या? दूसरे धर्म वालों की बेटियों के बलात्कार करेंगे। किन्हीं के दल के लोगों ने कहा था रामजादे। नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक ख़ास व्यक्ति हैं जो अपनी बात को हमेशा से मुखरता से रखते आए हैं। उनका परिचय अगर मैं देना चाहूँ तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं उनको कहूँगा, और फ़िलहाल जो हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संदीप मिश्रा जी। सर, जो इस वक्त की राजनीति है और जिस तरह के बयान तमाम नेता देते आए हैं, आपकी पार्टी से भी उस तरीके के बयान आए हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा घातक नहीं थे जितने बाकी होते गए। सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, वो कह रही हैं चाकू तेज़ करवा के रखिए, वक्त कभी भी आ सकता है। किसके लिए वक्त है? एक कहावत बहुत बढ़िया है कि इन्हीं के दल के लोगों ने कहा था रामजादे, इन्हीं के दल के लोगों ने कहा था कि 80 और 20, इन्हीं के लोगों ने कहा था, आज वो बड़े पद पे हो गए कि हम दूसरे धर्म वालों की बेटियों के बलात्कार करेंगे अगर वो करेंगे। ऐसे लोग हैं। एक बहुत बुजुर्गों ने हमारी कहावत कही है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये वही प्रज्ञा जी हैं जिन पर कोई आतंकवाद की धारा लगी थी क्या? ये वही प्रज्ञा है जिन पर आतंकवादी होने के नाते कई साल इनके सलाखों के पीछे बीते हैं क्या? आज वही पूरे देश को, देश के युवाओं को गुमराह कर रही है और कह रही चाकू लेकर चलो। संसद दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़ी पंचायत में, जिस पंचायत को गौरवान्वित किया माननीय सरदार पटेल ने, इंदिरा गांधी ने, नेहरू जी ने, जिस सदन में श्रद्धेय अटल जी बैठे, आज उसी दल से एक ऐसी व्यक्ति को चुनकर हमने अपने मत के मान को कितना नीचे गिरा दिया है कि वो कहती फिर रही है कि चाकू निकाल लीजिए, छुरियों पे धार लगा लीजिए, वक्त आ गया बदला लीजिए। अरे हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हम से बना है, और हम की परिभाषा अगर करेंगे तो हाँ से हिंदू माँ से मुसलमान है। दोनों की कुर्बानियाँ, दोनों की शहादत, दोनों की इबादत और दोनों के ही प्यार, दोनों की पलने से हिंदुस्तान पनप रहा है। साहब, कैसे कोई किसी के लिए चाकू निकालेगा? मैं तो कहता हूँ शर्म आती है कि मैं ऐसे सांसद का नाम भी अपनी जुबान से ले रहा हूँ जो मेरे देश के नौजवानों को उकसाती है कि चाकू ले लो, छुरी तेज करा लो। लेकिन ऐसे ही सांसदों को हमारे देश की जनता चुन के भी भेज रही है, तो कहाँ समस्या है कम्युनिकेशन में कि क्या उस जनता तक इस तरह के बयान पहुँचते नहीं है, या फिर जनता समर्थन कर रही है? देखिए, एक दौर आता है उन्माद का। नाजियों ने भी राज किया है, हिटलर ने भी राज किया, तानाशाहों ने भी राज किया, सद्दाम हुसैन ने भी राज किया है। एक दौर ये भी चल रहा है लोकतंत्र का, जो काला समय चल रहा है, लोकतंत्र का ये काला अध्याय है जहां ऐसे बड़बोले लोगों को हम चुनकर भेजते हैं जिन पर इतिहास शर्मसार होगा। मैं आज भी शर्मिंदा हूँ, आप लोग हो सकता है कल शर्मिंदा हो, आने वाला नौजवान शायद किताबों को पढ़कर बाद में शर्मिंदा हो और ये महसूस करने लगे कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे पापा ने कितनी बड़ी गलती की है कि पसीना माथे से पोंछकर कतार में लगकर किनको चुना है। वो लोग जो युवाओं को गुमराह करते रहे। मैं कहता हूं इनके बच्चे, शिवराज जी के बच्चा LLM कर रहा है किस यूनिवर्सिटी से, जैसा जिनमें 2 और 2 का 4 जो होता है, ये भी शायद इल्म है या नहीं है, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी कमाऊ संस्था चला रहे। इनके बच्चे कभी चाकू छुरी पहनी नहीं करते। इन नेताओं के बच्चे श्री राम का नारा लगाने नहीं आते, गरीब कार्यकर्ता का। और मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ये देश के धर्म को, देश के ईमान को इतना कमज़ोर, इतना कमतर कर दिया है कि आज एक रंग भी डराने लगा है हमें। रंग भी बेशरम हो गए। कहते ना, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, और जाति धर्म में बांट दिया रंगों का भी नाम। हो सकता है साहब आप तीखे सवाल पूछ रहे हैं, ये भगवा गमछा पहन के कोई आपके गर्दन पे भी वही तेज वाली छुरी ना चला दे। बचा के रखना। ये रंग कहते हैं किसी खान ने पहन लिया है या किसी दीपिका ने पहन लिया है तो बेशर्म हो गया है। कभी रंग बेशर्म होता है साहब। देश में एक ही रंग बेशर्म है और वो रंग है नफरत का रंग। और नफरत का रंग कौन फैला रहा है? ये वही लोग हैं जो भगवा को अपनी बपौती मानते हैं। इनके पाप का दिया हुआ ये भगवा रंग है या हमारे संतों के समर्पण से दिया हुआ ये रंग? ये कौन है जो अपने अधिकार मानते? भगवा, ये भगवा मेरा भी है, भगवा आपका भी है, भगवा हर उसका है जिसके दिल में श्रद्धा है। लेकिन आप जिस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उस पार्टी की राजनीति जब शुरू हुई थी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई, शिक्षा के समर्थन में शुरू हुई और हेल्थ स्ट्रक्चर के समर्थन में शुरू हुई। लेकिन जब चुनाव में जाते हैं तो वो भी धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं कि मैं कृष्ण का बेटा हूँ, कृष्ण जी मेरे सपने में आए, और जो हमारे समर्थक नहीं हैं, जो उनके समर्थन में वो कंस के बच्चे हैं। ऐसे बयान तो आपके नेता भी दे रहे हैं।
देखिए, चाकू पहना कर लो और कृष्ण का बच्चा होना, दोनों चीजों में तो अंतर आप नहीं, इस्तेमाल तो आप भी कर रहे हैं ना भगवान मैं का। बिल्कुल आपकी बात को सहमत हूँ कि चाकू को पहना कर लो और 80 और 20 और राम जादो और हराम जादो, और उसके बजाय एक व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं कृष्ण का बेटा हूँ, तो ये मान की बात ये है। राजनीति में धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं है कि इमोशन जुड़ा हुआ है कृष्ण से, मैं कृष्ण का बेटा हूँ, वोट दे दो। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया कि मैं कृष्ण का बेटा हूँ। उन्होंने ये कहा जन्माष्टमी को मैं पैदा हुआ हूँ, मैं कृष्ण का बेटा हूँ, मुझे गर्व है। अगर मैं जन्माष्टमी को, भाई साहब अगर आप 2 अक्टूबर को पैदा हो जाएं तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, नहीं करेंगे? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप बड़े खुश होंगे कि पूरा देश, पूरा दुनिया गांधी जी के साथ आपका भी जन्मोत्सव मनाएगी। मैं क्यों ना कहूँ, मैं अपनी पहचान को क्यों छुपाऊं? कहीं ना कहीं आपको खुशी थी ना, आपने भगवा गमछा डाला, आपको तो ये बेशर्म रंग नहीं लगता ना, मान का रंग लगता है ना। बताना, पहचान बताना, पूर्वजों की शान को बताना अपने आप में सम्मान की बात है, धरोहर विरासत को बताना, लेकिन धरोहर विरासत और आने वाले भविष्य को बिगाड़ना ये अपमान की बात है। हम भविष्य को, और आपने कहा कि हम शिक्षा का समर्थन करके आए थे, स्वास्थ्य का समर्थन करके आए थे, समर्थन किया था और आज उसे पूरा कर लिया है। समर्थन किया था, आज पूरा कर लिया, आज परिणाम देख रहा है। बान की मून देखने आते हैं, दुनिया के लोग देखते हैं। मैंने एक एडिटोरियल लिखा था कि राजनीति की पाठशाला केजरीवाल। आज केजरीवाल जो कर रहे हैं ना, उसे 5 साल, लेकिन केजरीवाल के ही विद्यालयों में 1000 से कुछ अधिक विद्यालय हैं पूरी दिल्ली में, उसमें केवल 100 प्रधानाचार्य हैं। देखिए, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं और मुझे लगता है आप पढ़कर भी आए होंगे। जी, मैं सारे मुद्दों की रिसर्च करके आता क्यों हूं। मैं आप पर कटाक्ष करूंगा तो उपहास पत्रकारिता को होगा, नहीं करना चाहता। जमीन, नौकरी और सुरक्षा, ये 3 ऐसे बिंदु हैं जो केजरीवाल के हाथ में नहीं है। प्रधानाचार्य क्यों नहीं है, ये एलजी से पूछो। प्रधानाचार्य नहीं, मैं बताता हूं क्यों नहीं है प्रधानाचार्य, क्योंकि इसी सरकार ने जो उप प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य बनाने का जो प्रमोशन सिस्टम होता है उसको बढ़ा दिया है कि अगर एक उप प्रधानाचार्य के पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो प्रधानाचार्य नहीं बन सकता। तो प्रधानाचार्य तो रिटायर होते गए, लेकिन उप प्रधानाचार्य नहीं बन पाए क्योंकि 10 साल का जो है लिमिट एक्सटेंड कर दिया था आपकी सरकार ने। इसीलिए सफर कर रहे हैं बच्चे। मेरा कोई मतलब नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि वो जिस पे तजुर्बा नहीं हो वो भी जगह भरने के लिए आ जाए? अगर सरकार ने, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो उनके पास है ही। वही बात बता रहा हूँ, सरकार ने एक मानक तय किया, एक गाइडलाइन तय किया। हम पहले ऐसे सरकार, मैं कहता हूँ शिक्षा का दिया मनीष सिसोदिया, पहली बार अध्यापक सिंगापुर गए, ऑक्सफोर्ड गए, पहली बार लंदन गए, कैम्ब्रिज गए, एक मानक तय किया अध्यापकों के लिए। आज देखिए कि हमारे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को हरा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देश के 10 स्कूलों में 5 दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं। ये कैसे हो रहा है? एक मानक सेट किया गया। क्यों एलजी साहब अपनी पहली कलम से साइन करते हैं कि हर स्कूल में प्रिंसिपल होगा? कौन रोकता है एलजी की कलम को? कौन रोकता है? एलजी साहब कूड़ा देखने चले जाते हैं, राजघाट में मोदी जी के पीछे खड़े हो जाते हैं, बॉडीगार्ड उन्हें इशारा करके धक्का देके बाहर हटा देता है। प्रधानाचार्य भरने के लिए एलजी साहब की कलम नहीं चलती? क्यों नहीं चलती एलजी साहब? एलजी साहब अपने हक अधिकार को पहचानो। आप किसी व्यक्ति के नुमाइंदे नहीं, दिल्ली के सबसे बड़े शासक हो। दिल्ली की चिंता आपको करनी चाहिए। अगर किसी भी विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं है, कहीं भी सुरक्षा नहीं है, विद्यालय बनने के लिए जमीन नहीं है, तो घेराव आपका होगा, घेरे में आप होंगे। आखिरी सवाल मेरा होगा कि आपकी राजनीति भी अब जो है वो दक्षिण की ओर शिफ्ट होती जा रही है और दक्षिण पंथ की सबसे बड़ी सरकार इस वक्त देश में चल रही है और उनके कैसे नेता हैं, कैसे बयान है, मैं आपको बता दिया। लेकिन क्या उस तरीके के भाषणों का आशंका आपकी पार्टी से भी तो हो सकती है हैं कि वहाँ वो चाकू तेज़ करवा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी खिसकते हुए आप भी दक्षिण की तरफ इतने निकल जाएं कि आप कल को कुछ और तेज़ करवाने लग जाएं? मैंने एक बात बोली कि मनुज नहीं कुछ होत है, समय हो तो बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, समय के हाथ में है। लेकिन समय केजरीवाल का और केजरीवाल की नीति, नियत, स्थिति, गति सब स्पष्ट है कि सबकी सेवा, सबकी समानता, सबकी सुरक्षा, सबके हाथ को रोजगार, सबके लिए समाधान, समस्याओं से निराकरण का नाम केजरीवाल है। हम दक्षिण में चले जाएं, पूरब में चले जाएं, उत्तर में चले जाएं, कहीं भी जाएंगे न नियत बदलेंगे, न गति बदलेंगे, न स्थिति बदलेंगे। और बयानों की बात, वार पलटवार तो होते रहेंगे। राजनीति का आखिरी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर आम आदमी पार्टी आगे क्या कार्रवाई करेगी? आखिरी सवाल है। जाहिर तौर पर पूरे मीडिया जगत में ही नहीं, पूरी दुनिया और देश थू-थू कर रही है और मैं कहता हूं ऐसे सांसद होने पे शर्म है। पूरी पार्टी इस बात का विरोध करती है और मैं ही क्यों करूंगा, मेरी पार्टी क्यों करे? देश के वो तमाम
तमाम 135 करोड़ लोग कतार में खड़े हों और हाय हाय करे प्रज्ञा ठाकुर का, हाय हाय करे मोदी का, हाय हाय करे जेपी नड्डा का, हाय हाय करे अमित शाह का, कि कैसे कैसे टुच्चे लोगों को टिकट देकर संसद में भेजते हो। जी देखिए, आपने ये सारी बातें सुनी, आप इनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी राजनीति अब दक्षिण की ओर पहुंचती जा रही है। वो भी अब राइट विंग की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं और वो भी धर्म का इस्तेमाल करने लगे हैं। कोई अछूता नहीं है इस राजनीति से, लेकिन जब छुरी तेज करने जैसे बयान आते हैं, इस बात पर उनकी आलोचना होनी चाहिए, उनसे सवाल किए जाने चाहिए और इसको हेट स्पीच में गिना जाना चाहिए, ऐसा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का कहना है। आपके क्या विचार हैं, क्या असहमतियां हैं, क्या सहमतियां हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथ थी शाहनवाज के साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।